सो हमने ये रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया है अभी। ओके चलो, सो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, यस गुड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन का फर्स्ट पॉइंट, इट विल बी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हमने जब स्टार्ट किया था मोशन, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप में से कौन मुझे स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है वो बता सकता है। मतलब मैं अनम्यूट करूंगा आपको, फिर आप वहां से बात करना। हमने क्या क्या देखा, कौन बोल सकता है, पूरा समराइज कौन कर सकता है टॉपिक को। आपके सामने नोट्स होंगे तो भी चलेगा, आप नोट्स में से देखकर भी मुझे बोल सकते हो कि हमने पूरे चैप्टर में, चैप्टर तो हो चुका है, तो हमने क्या देखा, पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। आपके वर्ड्स में बोल सकते हो, गलत हुआ तो गलत हुआ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बस मुझे ये देखना है कि तुम में से ऐसे कौन है जिसको पूरा समझ में आ रहा है, मतलब आप एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को कि सर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, रेज योर हैंड एंड आई विल अलाउ यू टू स्पीक। नहीं अभी फिलहाल चैट मत करो थोड़ी देर के लिए, मुझे देखना है कौन बात कर सकता है। ठीक है, और आप ऐसे नहीं पूरा टॉपिक बोलना, आपको थोड़ा भी बोल सकता है। शायद शुरुआत में हमने ये किया था। यस आदिल ने हाथ ऊपर किया है, आदिल को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। यस आदिल यू कैन स्पीक। मैंने आदिल को अनम्यूट किया है, आदिल यू कैन स्पीक बेटा। अच्छा और किसने हाथ ऊपर किया था? प्रथमेश। यस प्रथमेश। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप आवाज पहले नॉर्मल सर वी हैड लर्न नॉर्मल रिएक्शन इन द वेरी फर्स्ट लेसन ओके सर नॉर्मल रिएक्शन। और यस सर। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे। ओके सूडो फोर्सेस एंड रियल फोर्सेस। ओके ग्रेट। तो देखो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ाई करेंगे आज। मतलब मैं आपसे पूछूंगा, आपको बोलना है और उस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो रियल फोर्स और नॉन रियल फोर्स, ये दो फोर्सेस हमने देखे थे। यस क्या होते हैं रियल फोर्स और नॉन रियल फोर्स प्रथमेश? Sir, real force is a force exerted by the body, exerted on the body, with where there is a contact between the body and the force. गलत And in pseudo force, गलत गलत प्रथमेश, रियल फोर्स का गलत हो गया। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। वैदे यस बेटा, वैदे बोल सकती है कि व्हाट इज रियल फोर्स एंड व्हाट इज सूडो फोर्स। सर रियल फोर्स मतलब जो रियली एग्जिस्ट करता है, और सूडो फोर्स जो मतलब हम देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हैं। वैदे ही बेटा, वो भी शायद आपने प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया है। देखो रियल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स नहीं जिसको हम देख नहीं सकते। देखो रियल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जिसको कोई सोर्स होता है। सोर्स मतलब ओरिजिन, जैसे मैटर, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए मैटर की जरूरत होती है। मतलब रियल फोर्स में ना बेसिकली सोर्स की जरूरत होती है। सोर्स मतलब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए चार्ज की जरूरत होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास की जरूरत होती है, और कौन सा फ्रिक्शन फोर्सेस के लिए भी मास की जरूरत होती है, सरफेस की जरूरत होती है। तो जिसको कोई सोर्स हो उसको रियल फोर्स कहेंगे, और जिसको कोई सोर्स ही ना हो, मतलब ऐसा फोर्स जो फॉर एग्जांपल गाड़ी पे बैठे हैं, फोर्स तो नहीं है बट एक्सिलरेट किया तुरंत फोर्स आ गया, उसको कोई ओरिजिन नहीं था, मतलब वो आ गया, मतलब वो पहले नहीं था। बट रियल फोर्स के बारे में ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा होता है। मतलब वो आया नहीं आया ऐसा कोई नहीं होता, उसको एक सोर्स होता है। और जो सूडो फोर्स होता है उसको कोई सोर्स नहीं होता। तो ये डिफरेंस है बेसिकली रियल एंड नॉन रियल। और एक डिफरेंस अगर किसी ने पूछा तो मेरी नाक मत कटवाओ, उनको बोलो कि रियल फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर रियल फोर्सेस। सूडो फोर्स जो ऐसे होते हैं जो न्यूटन्स लॉ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट नॉन रियल फोर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। देखो जब मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मेरे पे सूडो फोर्स पीछे लग रहा है, तो एक्शन पीछे हो रहा है, बट देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज जस्ट एक्शन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द सूडो फोर्सेस, ये बात आपको याद रखनी है। तो नॉन रियल में आप लिख सकते हो, ये रिवीजन है, आज का लेक्चर इज अ रिवीजन लेक्चर। तो मैं आपको इतने अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक रिवाइज करवा के दूंगा कि आपको लगेगा यार चलो अच्छा हो गया हमने ये लेक्चर किया आज।
तो इसमें न्यूटन्स लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। इसमें एप्लीकेबल, इसमें वो एप्लीकेबल होते हैं। क्या एप्लीकेबल होते हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, समृद्धि ने हाथ ऊपर किया है, समृद्धि को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। बोल समृद्धि। हाँ सर हमने सबसे पहले तो फोर्स क्या है वो देखा था। मतलब फोर्स होता है एक पुश या फिर पुल, जिसमें कांटेक्ट लगता है या फिर कांटेक्ट नहीं लगता है एक मिनट बेटा, ऑब्जेक्ट्स के बीच में। हमने देखा हाँ। फोर्स क्या होता है, उसके बाद फोर्स के डेफिनेशन हाँ। देखे, एक तो पुश या फिर पुल, और आगे बेटा। हाँ। फिर हमने ये भी देखा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है बराबर। और उसका वेक्टर डायमेंशन क्वांटिटी जो है वो है, हाँ उसका डायमेंशन है mlt-2। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे फिर बाद में हमने देखा उसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका डायमेंशन। हाँ बराबर। आगे हाँ। फिर बाद में हमने उसको दो टाइप्स में ये किया था, रियल फोर्स और नॉन रियल फोर्स, जो आपने अभी डिस्कस कर लिया है। बराबर। और रियल फोर्सेस में 3 फोर्स आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता है और न्यूक्लियर फोर्स एक आता है। बराबर। और राइट। उसके बाद हमने इनर्शिया स्टार्ट किया था। ओके, उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया था? इनर्शिया। ओके, सो हाँ। हु कैन टेल मी व्हाट इज इनर्शिया अदर देन समृद्धि? रेज योर हैंड। हु कैन टेल मी व्हाट इज इनर्शिया? रेज योर हैंड। तो प्रथमेश ने हाथ ऊपर किया है, प्रतीक ने हाथ ऊपर किया है, प्रतीक को चांस दे रहा हूं। यस प्रतीक। It is the tendency of a body to remain in the same state, that is, or uniform motion or in the rest. एक मिनट, तो मैं लिख लेता हूं। तो इनर्शिया हमने देखा था, उसके बाद इनर्शिया और बराबर है। तो इनर्शिया प्रतीक ने ऐसा बोला है कि ये एक ऐसी टेंडेंसी है जो बॉडी को सेम स्टेट में रखती है। तो हम इसको लिखेंगे टेंडेंसी है। इनर्शिया बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कोई मतलब ऐसी चीज नहीं जिसको हम पकड़ सकते। इट इज अ टेंडेंसी। इट इज अ, मैं स्पेलिंग बराबर लिख लेता हूँ। इट इज अ टेंडेंसी, मतलब ये प्रॉपर्टी है बेसिकली। किसी ने पूछा इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया बेसिकली उस चीज की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टू रिमेन इन द सेम स्टेट, रिमेन इन सेम स्टेट। प्रतीक, सेम स्टेट का मतलब क्या है? यस प्रतीक, सेम स्टेट का मतलब? So same state मतलब या तो यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, या तो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा। वेरी गुड। सेम स्टेट का दो मतलब होता है। एक, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगा। ये प्रतीक ने बराबर बोला है। तो इस इनर्शिया ये ऐसी टेंडेंसी है किसी भी बॉडी की जो उसको सेम स्टेट में रखती है। मतलब एक तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से ही जाती रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगी। जैसे फैन ऊपर घूमता है, अगर हम उसको सडनली बंद करते हैं घूमते घूमते तो वो रुक नहीं जाता, वो थोड़ी देर घूमता है, वो उसी स्टेट में रहने की कोशिश करता है और फिर जाके वो रुक जाता है। अगर कोई फैन बंद है और उसको हम ऑन करते हैं तो वो तुरंत एकदम फुल स्पीड नहीं पकड़ता, वो धीरे धीरे घूमता है और एक समय के बाद वो इस पे आ जाता है, क्या बोलते हैं, फुल स्पीड में आ जाता है। अच्छा, इनर्शिया में किसी को डाउट है क्या? यस, इनर्शिया में किसी को डाउट है? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नो, ओके चले। अब साक्षी ने हाथ ऊपर किया है, साक्षी को अनम्यूट करते हैं। यस साक्षी बोलो। यस, और किसको? ओके ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने हाथ ऊपर किया और वो टॉपिक हो गया डिस्कस, तो फिर आप अनरेज योर हैंड, कुछ तो ऑप्शन, अनरेज का ऑप्शन होता है क्या? मुझे नहीं पता यार, एक मिनट में। हाँ, लोअर हैंड, अगर वो टॉपिक हो जाता है तो हाथ नीचे कर लो बस, मतलब मुझे समझेगा कि वो आपका डाउट क्लियर हो गया। ओके ग्रेट। तो अभी हमने देखा, यहाँ देखा हमने नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, फिर हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखे, फिर फोर्स के सारे प्रॉपर्टीज देखे, वेक्टर है उसका यूनिट देखा, उसका डायमेंशन देखा, ये सारा हमने देखा।
उसके बाद आप में से बोला कि सर हमने इनर्शिया भी देखा और फिर मैंने इनर्शिया का भी रिवीजन आपको करवाया है। आगे हमने क्या देखा, कौन बताएगा मुझे, हाथ ऊपर करो। श्रद्धा, ओके, श्रद्धा को हम चांस दे रहे हैं। यस श्रद्धा बेटा। बोलो श्रद्धा। यस, अगर आप हाथ ऊपर करते हो, मैं अनम्यूट कर रहा हूं तो आपको बोलना पड़ेगा। श्रद्धा बेटा, रोल नंबर 50, श्रद्धा पवार। चलो, और एक खुशी को अनम्यूट करते हैं। खुशी बेटा, यस। Sir, then we discussed all the three laws of motion. First one, law of inertia, then second law of motion, and third law of motion. बराबर, उसके बाद हमने सारे लॉज देखे। एक मिनट, उसमें हमने सारे लॉज देखे। 3 लॉ होते हैं, उसको अच्छे से हमने डिस्कस किया था। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, यस खुशी, तब तक आप लॉ ऑफ इनर्शिया मुझे बोल सकते हो, क्या होता है लॉ ऑफ इनर्शिया? Sir, law of inertia is every body continues in the state of rest or uniform motion unless and until a non-uniform or external force acts on it. बराबर, ये बराबर है। और उसके बाद हमने देखा था सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है खुशी? If external unbalanced force acts on the body, then it causes acceleration in the object. बराबर, इसका मतलब सेकंड लॉ इतना है, कहता And है the body moves in the direction of net force. बराबर। तो सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि अगर फर्स्ट लॉ ये बताता है कि फोर्स नहीं लगाया तो क्या होगा। देखो इसको अच्छे से सुनो। फर्स्ट लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट लॉ का ये इंपॉर्टेंस है कि फोर्स नहीं लगाया तो क्या होगा, तो ये फर्स्ट लॉ बोलता है, तो वो होता है इनर्शिया फॉलो करेगा। सेकंड लॉ कहता है कि अगर हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा, तो फोर्स लगाया तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी एंड द बॉडी विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यस, और सेकंड लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है? Sir, it is that net force is equal to the rate of change in the momentum. बराबर, ये फोर्स उस बॉडी का मोमेंटम चेंज करने में हेल्प करती है। ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये उस बॉडी का मोमेंटम चेंज करने में उस बॉडी को हेल्प करती है, हम जो फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स का बेसिक यूज क्या है? देखो सिर्फ पढ़ना, उसको याद रखना ये अलग बात है, जब उसके डेप्थ में जाते हैं ना, उसका यूज क्या है ये देखो। उसका यूज क्या है? व्हाई वी अप्लाई द फोर्स, उसका ऐसा क्या सिग्निफिकेंस मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो फोर्स बेसिकली पहला लॉ बोलता है फोर्स नहीं लगाया तो क्या होगा, दूसरा लॉ बोलता है फोर्स लगाया तो क्या होगा, और तीसरा लॉ क्या बोलता है? यस खुशी। Sir, the third law, as we know, that to every action there is equal and opposite reaction. बराबर, मतलब क्या एक्चुअली क्या इसका मीनिंग क्या होता है? Sir, it is that the two forces have same magnitude and they act in the opposite directions. राइट, इसका और एक मीनिंग होता है जो सब जन लिख लो। दुनिया में अकेला रियल फोर्स एग्जिस्ट नहीं होता। दुनिया में अकेला रियल फोर्स एग्जिस्ट नहीं होता, मतलब ऐसा कभी हो ही नहीं सकता इस दुनिया में कि सिर्फ एक ही फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब एक फोर्स जब आता है तो उसके साथ साथ उसका रिएक्शन भी आता है। भाई साहब ये जब मैंने सीखा था ना, मतलब ऐसे जो गूज बम्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे आंख पे ऐसे एक क्या कॉन्सेप्ट यार, मतलब ये साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलने को कितना इजी है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बोलने को बहुत इजी है, बट अगर उसके डेप्थ में जाए तो पूरे यूनिवर्स में रियल फोर्स हमेशा पेयर में होते हैं। उसीलिए तो नॉन रियल ये न्यूटन लॉ ऑब्े नहीं करता। नॉन रियल एक हो सकता है, एक ही फोर्स लगता है, बट रियल अगर है तो दो लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पहले तो लिख लेता हूं, एक्शन को रिएक्शन होती है, एक्शन को रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉडी है स्पेस में और दूसरी एक बॉडी है, तो अगर पहले बॉडी पे फोर्स राइट की तरफ लग रहा है तो ऑब्वियसली ये बॉडी दूसरे बॉडी पर इधर अट्रैक्ट करेगी, तो दोनों पे फोर्स लगने वाला है। और एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक मैंने रखा है और अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है
तो उस ब्लॉक पर फ्रिक्शन होगा पीछे की तरफ। अब उस ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे है तो वो जो नीचे का सरफेस है उस पर फ्रिक्शन आगे होगा, बिकॉज उस पे भी वो ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है, तो दोनों पे फोर्स लग रहा है, उस सरफेस पे भी लग रहा है और उस ब्लॉक पे भी लग रहा है। तो ये याद रखना है आपको कि रियल फोर्सेस हमेशा, हमेशा याद रखो इसको, रियल फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन में ही एक्ट करते हैं, इसको भूलने का नहीं है हमको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन बोलेगा मुझे इसके बाद हमने क्या किया? ये समृद्धि को चांस मिला था, साक्षी को चांस देते हैं। साक्षी, हेलो सर। 1 मिनट रुको, मैं एक एक को चांस दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आदित्य पाठक को चांस देते हैं। आदित्य, टेल मी, लॉज ऑफ मोशन के बाद हमने क्या देखा था? सर लॉज ऑफ मोशन के बाद हमने ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स को डिस्कस किया था, और फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट देखा था। बराबर। सबसे पहले तो एक चीज मैं सबको बोल दूंगा कि श्रद्धा ने बोलने की तो कोशिश की थी, बट उसका आवाज मेरे तक नहीं आ रहा था। तो श्रद्धा, मुझे लगता है शायद आपने इंटरनेट ऑडियो नहीं किया होगा, बट ठीक, कोई बात नहीं बेटा, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है हाथ ऊपर करो, मैं फिर से आपको चांस देता हूँ। श्रद्धा, ओके। तो आदित्य ने कहा है उसके बाद हमने नॉर्मल रिएक्शन देखा था, टेंशन देखा था, फिर इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट देखे थे। मैं ये पूछता आपको आदित्य, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? सर नॉर्मल रिएक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। बराबर। अगर कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है क्या? नहीं। नहीं, बराबर। तो नॉर्मल रिएक्शन लगाने के लिए दो सरफेस का कांटेक्ट में आना बहुत जरूरी है। अच्छा आदित्य, मुझे बता, नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। अब ऑप्शन चूज करो, ए, बी, सी एंड डी। ये चार में से कौन से नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शंस हो सकते हैं? ए और सी। वेरी गुड, ए और सी ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि नाम में ही नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखो, कोई भी सरफेस हो, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इवन सरफेस अगर सर्कुलर है, फिर अगर उसके ऊपर हम एक ब्लॉक रखते हैं तो फिर भी उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो परपेंडिकुलर ही होगा, इस तरीके से। उस सरफेस को परपेंडिकुलर चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस जहां जहां है उसको परपेंडिकुलर हमें एक एरो ड्रॉ करना है, एंड दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। ओके। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन ये एक बॉडी पे लगता है या दोनों बॉडी पे लगता है? नहीं, दोनों बॉडी पे लगता है। बराबर, नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों बॉडीज पे लगता है। अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, लेट अस से M1 एंड M2, अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो अगर नॉर्मल रिएक्शन M2 पे आगे लग रहा है तो ऑब्वियसली M1 पे पीछे लगेगा। अब मुझे बोलो आदित्य कि N1 ज्यादा होगा या M2 ज्यादा होगा? नहीं, दोनों इक्वल है। एक्सीलेंट, दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट केस। अच्छा मुझे बोलो आदित्य, ये जो N3 है और ये N4 है, इन दोनों में से ज्यादा कौन है? N3। N3 ज्यादा है, क्यों? सर क्योंकि वो M1 का मास ज्यादा है। बराबर, M1 का मास ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स से नीचे एक्सेलरेट होगा अर्थ के वजह से, बट क्योंकि वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, और वो इसलिए इक्विलिब्रियम में है क्योंकि सरफेस नीचे से उसको पुश कर रहा है, सरफेस नीचे से उसको पुश कर रहा है, और वो है N3 क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और ये मास ज्यादा है हमको कैसे समझा? उसके साइज से। तो मान लो कि अज्यूम करो दोनों की डेंसिटी सेम है, तो ऑब्वियसली जिसकी साइज ज्यादा होगी उसका मास भी ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बी रेडी फॉर अ क्वेश्चन। आपको सॉल्व करना है, जल्दी आंसर देना है, एंड देन आई एम गिविंग यू अ चांस। उसको मैं चांस दूंगा कौन एक्सप्लेन कर सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। सो नाउ लेट अस बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। ओके, हाँ, लेट अस स्टार्ट। मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज लेट अस से 4 kg एंड लेट अस से दिस इज 2 kg। अब मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, लेट अस से 30 न्यूटन्स। चलो इन दोनों ब्लॉक में का नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करके दिखाओ मुझे। ये दो ब्लॉक में का नॉर्मल रिएक्शन मुझे फाइंड करके दिखाओ जल्दी, तुरंत। यस, देखते हैं, आई एम वेटिंग।
10, श्रीराम ने कहा है 10. ओके, देखते हैं. प्रथमेश ने भी 10 कहा है, वेदिका ने भी 10 कहा है. ओके, प्रतीक ने भी 10 कहा है. ग्रेट. नाउ हु इज विलिंग टू एक्सप्लेन? Raise your hand if you are willing to explain the question. Yes, 10 is the right answer. 10 is the right answer. Great. प्रथमेश दसरे. ओके, मैं अनम्यूट कर रहा हूं प्रथमेश को. हाँ प्रथमेश. सर इसका जो एक्सेलरेशन होगा, सबसे पहले क्या टोटल सर पहले एक्सेलरेशन फाउंड करना पड़ेगा. एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स दैट इज 30 अपॉन टोटल मास दैट इज 6. तो एक्सेलरेशन आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर. हाँ. आगे फिर 2 kg मास की 2 kg मास कंसीडर किया है, तो उसको आगे लग रहा है. वेरी गुड, तूने बराबर बोला. एफबीडी ड्रॉ कर रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम. हाँ, उसके बाद तो बीच में एन लगेगा, जब आगे एन लगेगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, आगे एन लगेगा, और वो 5 मीटर पे 5 से एक्सेलरेट कर रहा है. 5 से एक्सेलरेट कर रहा है, बराबर. तो पीछे सूडो फोर्स लगेगा. सूडो फोर्स. अच्छा ठीक है, तू नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व कर रहा है क्या? नहीं, मतलब वो एम लगेंगे ना, F = ma. अरे नहीं, ये देख, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर तू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व कर रहा है, मतलब अगर तू बाहर है, तू अगर सिस्टम के बाहर है और तू बाहर से देख रहा है, तो सूडो फोर्स लगाते नहीं है, पता है ना. अगर तू सिस्टम के बाहर है, सुनना मेरी बात, अगर तू सिस्टम के बाहर है तो सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक ही फोर्स लगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन. और ये एक ही फोर्स उसको एक्सेलरेशन दे रहा है. N = ma. तो N आया है, आपने को फाइंड करना है. मास दिया है 2, एक्सेलरेशन दिया है 5, तो इसका आंसर आया है 10 न्यूटन्स. ये है फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम. दिस इज फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम. तो हमेशा याद रखो कि इनर्शियल फ्रेम में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो कितनी अच्छी बात समझिए हमको. अगर इनर्शियल फ्रेम में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें सूडो फोर्स दिखाने का नहीं है. बट अगर तू प्रथमेश इसके ऊपर बैठा है, अब तू उसके ऊपर बैठा है, तो तू खुद उस सिस्टम में है. कौन से सिस्टम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. तो तुझे क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, ma. अब तेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में, क्योंकि तू उसके ऊपर बैठा है, तो तेरे लिए वो रेस्ट में, तेरे लिए. उसलिए तू क्या करेगा? आगे का फोर्स इक्वल टू पीछे का फोर्स करेगा, और फिर भी वही आएगा, N = ma. तो कितना डिटेल में ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट. देखो, ये इतना साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना डिटेल में जाना पड़ता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है मेरे दुनिया वालों, कि आपको ये चूज करना है कि आप सिस्टम के अंदर बैठे हो कि सिस्टम के बाहर बैठे हो. इसमें किसी को डाउट पूछना है तो हाथ ऊपर करो. हाँ प्रथमेश, सुयश, किसी को पूछना है डाउट इसमें? नहीं, चलो. तो ये बहुत प्रथमेश गायकवाड़. ओके, बोल प्रथमेश. सर वो अभी आपने बताया कि अगर प्रथमेश उस ब्लॉक पे बैठा तो सर उसका एक्सेलरेशन क्या होगा सर? 0. क्योंकि प्रथमेश उसके ऊपर बैठा है, तो प्रथमेश और वो साथ में जा रहे हैं ना. यस सर. मस्त है ना कॉन्सेप्ट? हाँ सर. तो अगर तुम उस ब्लॉक पे बैठे हो तो भाई उसका एक्सेलरेशन 0 ले लो, मतलब आगे का फोर्स इक्वल टू सूडो फोर्स. बट अगर तू उसके बाहर बैठा है, बाहर खड़ा है, तो तेरे लिए तो वो दोनों आगे जा रहे हैं. और आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उसको आगे ढकेल रहा है. मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो बी रेडी. ये है केस ए. और ये है केस बी. अपने केस ए और केस बी में सेम नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखो. दोनों केस में सेम नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? वैद्य ने कहा है सेम, चेतन ने कहा अलग, प्रथमेश ने अलग. तो इसका आंसर है अलग अलग लगेगा. यस, अलग अलग लगेगा, बराबर. आप लोगों का आंसर बराबर है, अलग अलग. तो केस ए में नॉर्मल रिएक्शन आया था अपना 10. अब केस 2 का फाइंड करके दिखाओ जल्दी, फास्ट. केस 2 में कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा?
वाह, प्रथमेश ने आंसर भी दे दिया 20। ओके ग्रेट, चेतन ने भी दे दिया 20। ग्रेट 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 ग्रेट, यस, मस्त, एकदम छान, सुंदर, 20। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि, इससे क्या सीखने को मिलता है, ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अलग अलग ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं तो हमें अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन मिलने वाला है। देखो मैं आपको ना थोड़ा डिटेल में लेके जाता हूं। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको सिर्फ 2 किलो को ढकेलना है, और 2 किलो को ढकेल के 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन की निर्मित करनी है, निर्माण करना है उसको, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन को डेवलप करने का है। बट अगर तुम इधर आते हो तो इस तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसको 4 किलो को ढकेलना है और उतना ही एक्सेलरेशन डेवलप करना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो मेरे भाई 4 किलो को एक्सेलरेट करने में ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा या 2 किलो में एक्सेलरेट करने में ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगा? आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 4 किलो को एक्सेलरेट करने में ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। एंड हेंस दिस इज द रीजन व्हाई you get different normal reaction when you apply the force from different sides. I think this concept is very important and you must star mark this concept. Okay, अब नॉर्मल रिएक्शन के बाद मैंने आपको और एक चीज सिखाई थी, वो क्या थी, कौन मुझे बताएगा? हाथ ऊपर करो, आपके नोट्स रेडी रखो। नॉर्मल रिएक्शन के बाद हमने क्या देखा था? यस, खुशी ने हाथ ऊपर किया है। और कोई आंसर देना चाहेगा? पिछले बार इन्होंने दिया था, मैं नए लोगों को चांस देना चाहता हूँ। तनुश्री, यस तनुश्री, सबको चांस मिलेगा, मतलब अच्छा लगता है ना कि सब जन बात कर रहे हैं। ठीक है तनुश्री, यस बेटा। टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, तनुश्री व्हाट इज टेंशन फोर्स बेटा? It is the internal force developed in the string. इट इज द इंटरनल फोर्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। क्या बात है, बराबर बेटा। अगर आपके पास स्ट्रिंग है और उसको तुम एक ब्लॉक लगाते हो तो इस स्ट्रिंग के अंदर, अंदर की तरफ अगर आप खुद का हाथ खींचते हो, अगर आप खुद का हाथ खींचते हो तो आपके हाथ में भी एक टेंशन डेवलप हो जाता है, मसल्स, जिसे हम मसल स्ट्रेन कहते हैं। तो मसल में जो फील होता है अपने को, अपन लिविंग बीइंग्स है तो उस अपने को वो फील होता है, स्ट्रिंग को भी फील होता होगा। अब क्या बताओ उसको फील होता होगा या नहीं, बट उसके अंदर फोर्स डेवलप होता है और उसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। तनुश्री, यस अपने हाथ ऊपर किया हुआ। यस तनुश्री बेटा, आप मुझे बताओ कि ये टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कहां पर होती है? तनुश्री, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कहां पर होती है बेटा? यस तनुश्री बेटा। Tension force is opposite to gravitational force. नो, आई थिंक इज नॉट राइट। वैदेही को चांस देता हूं मैं। वैदेही बेटा बोलो। The tension of direction will be towards inside, opposite to the end. क्या बात है, Means this एक्सीलेंट, case it will बरोबर be in inside. बरोबर बेटा बरोबर। इट इज ऑलवेज इनसाइड, मतलब ये एंड है, अगर यहाँ पर एंड है तो अंदर के तरफ, अगर यहाँ पर एंड है तो अंदर के तरफ। कितना इतना इजी कॉन्सेप्ट है ये कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है तो जहां पर एंड है उसके अंदर के तरफ, मान लो अगर एक ब्लॉक इधर है और हम इधर खींच रहे हैं उसको, यहाँ पर कोई तो खींच रहा है इस तरफ फोर्स लगा के, तो ये जो एंड है, ये एंड है यहाँ पर, तो इसके अंदर की तरफ। अगर ये एंड लिया तो इसके अंदर की तरफ। तो इसका मतलब टेंशन फोर्स हमेशा एंड से अंदर की तरफ होता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को हमने अभी रिवाइज करवा के दिया। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो बीर, अगर किसी को पूछना है टेंशन के बारे में तो हाथ ऊपर करो, नहीं तो हाथ लोअर कर दो। अगर पूछना है तो हाथ ऊपर, नहीं तो हाथ लोअर। ये अच्छी सिस्टम फॉलो करेंगे हम। यस प्रथमेश ने कुछ पूछना है। प्रथमेश गो ऑन बेटा। सर मुझे पूछना था, अगर एक स्ट्रिंग है और इसे हम बीच में से खींचते, बीच में से एक्यूरेट। एक मिनट रुक, मुझे ड्रॉ करने दे। अगर एक स्ट्रिंग को ब्लॉक लगाओ क्या? हाँ, दोनों साइड पे ब्लॉक लगाओ। दोनों साइड को ब्लॉक लगा देता हूँ। ओके, और मुझे बोल कहाँ खींचू मैं? बीच में? उससे बीच में से खींचना है, बीच में से। किधर खींचू? ऊपर खींचू या नीचे? मैं साइड में खींचू? ऊपर की तरफ, बीच में, स्ट्रिंग को बीच में से ऊपर खींचना है। हाँ बीच, ये देख ना, बीच में से ऊपर खींच रहे।
तो सर वो दोनों एक ही स्ट्रिंग है तो उसमें एक ही फोर्स लगेंगे कि अलग अलग होगा टेंशन? अब देख क्या होगा मालूम है कि थोड़ी देर के बाद ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर आ जाएगा, ये ब्लॉक इधर आ जाएगा, और ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे हो जाएगी, और ऊपर फोर्स लगेगा तो एक टेंशन इधर लगेगा अंदर की तरफ, एक टेंशन इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। तो ऑब्वियसली ये जो टेंशन है ये वाला, ये इधर वाला, इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर की तरफ, और ऑब्वियसली ये जो टेंशन है इधर वाला, ये उसका भी एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा इधर की तरफ, और ये दो कंपोनेंट उसको पास पास मिला रहे, तो वो जो दो ब्लॉक्स है वो पास पास में आ जाएंगे अगर तुम उसको बीच में से खींचते हो। ये ट्राई करो आज, दो बॉटल लो, बीच में से एक स्ट्रिंग लगा दो, उसको ऊपर की तरफ खींचो, वो दो बॉटल्स पास में आ जाएंगे, बिकॉज टेंशन का कंपोनेंट उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, और ऑब्वियसली सेम टेंशन होगा दोनों तरफ क्योंकि एग्जैक्ट बीच में खींच रहे हैं। अगर एग्जैक्ट बीच में नहीं खींचा तो अलग अलग इसमें अलग अलग टेंशन फाइंड कर सकते हो, और वो ऑब्वियसली वो रिजॉल्व करके आप फाइंड कर सकते हो। प्रथमेश डाउट क्लियर हुआ? ओके, अभी प्रथमेश गायकवाड़ को पूछना है। यस प्रथमेश गायकवाड़। Sir, I have a doubt, sir. Sir, if a person is hanging from a tree, हाँ ठीक है, आगे। and sir, तो एक क्वेश्चन था सर बुक में कि उसके हाथ में उसके हाथों में टेंशन कब मिनिमम होगा? तो सर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, हाँ सर ऐसे ऑप्शंस थे सर। उसके हाथ में आए, ओके, मतलब उसके फॉर एग्जांपल वो ऐसे लटक रहा है ना, दूसरे केस में वो मतलब हाथ ऐसे कर रहा है। यस सर। ऐसे बोल रहा है क्या तू? यस सर, यस सर। ओके 180 कैसे रखेगा यार? 180 तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब उसके हाथ पूरे ऐसे हो जाएंगे ऐसे। इमेजिनेशन को बहुत काम मिलने वाला है बच्चों। फिजिक्स ये ऐसे सब्जेक्ट है कि मतलब तुम इमेजिन कर करके, मतलब कितना भी इमेजिन करो यार, यहाँ हमेशा स्कोप रहने वाला है कि यार तुमको अब इमेजिन करना है कि ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। 180 तो इम्पॉसिबल है बॉस, 180 हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज टेंशन के कंपोनेंट्स ऊपर की तरफ चाहिए। अगर 180 करते तो टेंशन के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे और वो mg को बैलेंस करने वाला कोई रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप एक काम करो, मान लो उसको तुम ऐसे ये एंगल थीटा लेते, इस तरफ थीटा लेते हो, इस तरफ थीटा लेते हो, तो ऑब्वियसली इस तरफ टेंशन हो जाएगा t, इस तरफ भी हो जाएगा टेंशन t, तो ऊपर की तरफ t cos थीटा रिजॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 2t cos थीटा, और ये 2t cos थीटा करने वाला है बैलेंस mg को, तो cos थीटा की जो और जो टेंशन की वैल्यू है वो आ जाएगी mg अपॉन 2 cos थीटा। तो यहाँ से लॉजिक ये लगता है कि टेंशन ज्यादा होने के लिए cos थीटा कम होना चाहिए, रिवर्स है। और cos थीटा कम कब होता है? जब उसकी वैल्यू 0 होती है, और उसकी वैल्यू 0 कब होती है? 90 डिग्री में, है ना। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन होनी चाहिए। एक काम करो प्रथमेश, मुझे ना क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देखो, ये अगर ये आंसर होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आंसर नहीं होगा तो मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड करो, मुझे ना प्रॉपर्ली उस क्वेश्चन को देखने दो। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस मस्ट बी द आंसर। चलो अब जो भी होगा आगे। अब किसी को पूछना है तो हाथ ऊपर करो या फिर हाथ लोअर कर दो। तो प्रथमेश दसरे, ओके प्रथमेश बोल। सर आपने जो बोला पर कॉस 0 लिया तो 0 और डिनोमिनेटर में 0 लिया तो उसका इंफिनिटी आएगा ना आंसर? बराबर इंफिनिटी। अब वो तो हाइपोथेटिकल है, बट हमने अभी अरे 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 दुनिया वालों, ये एंगल 90 होने वाला है, ये 90 तो ये भी 90, और 90 और 90 कितना हो गया? 180। वही मैं आपको बोल रहा था ये वाला कि इम्पॉसिबल, 180 इम्पॉसिबल है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 180 आप अच्छा ट्राई करो। हाँ मैं देखता हूं आप क्या करो घर पे। आपने भी फील किया होगा, 2 बॉक्स लो, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मुझे इसका वीडियो बना के भेजो, ठीक है। एक ऐसे 2 सपोर्ट लो और उसके ऊपर बराबर एक हाथ ऐसा हॉरिजॉन्टल रखो, और एक रस्सी लो और उसको एक नीचे ब्लॉक डालो, वो ऐसा रह सकता है कि ट्राई करो। या फिर एक स्केल लो, 2 बुक्स यहाँ पर बुक्स रखो, कुछ ये बुक्स यहाँ पर रखी, कुछ बुक्स यहाँ पर रखो, और बीच में एक स्केल लो, ये स्केल रखो यहाँ पर, स्केल प्लास्टिक की तुम्हारी जो भी नटराज की स्केल है, और उसको ना बीच में
एक चीज से बांध दो 101%, वो थोड़ा तो बेंड हो जाएगा, थोड़ा, एटलीस्ट थोड़ा मिलीमीटर से। हॉरिजॉन्टल कोई भी चीज रह ही नहीं सकती है, अगेंस्ट द लॉ है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो टेंशन इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो थोड़ा बेंड तो होना ही है। So we will stop this discussion here and we will take question on tension, जो मैंने आपको अभी बोला था। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर कौन देता है सही। ये 2 किलो है, ये 2 किलो है, ठीक है, और ऊपर हमने फोर्स लगाया है, और नीचे ये ग्राउंड है, ठीक है, और ऊपर फोर्स लगाया है हमने 20 न्यूटन का। तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा जल्दी बताओ, फास्ट। नहीं, एक मिनट ना, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, रुको। टेंशन 20 का ही लगाया है, एक मिनट ना बच्चों, टेंशन 20 का, टेंशन फाइंड करना है, और ऊपर फोर्स 20 का नहीं लगाया, मैं ऊपर का फोर्स चेंज कर रहा हूँ। ऊपर फोर्स देते हैं 30 न्यूटन। टेंशन फाइंड करके जल्दी से आंसर बताओ मुझे। ओके, प्रथमेश ने कमेंट में लिखा है पिछले क्वेश्चन का वही आंसर था, ग्रेट। ओके, इट्स नाइस डिस्कशन गोइंग ऑन। अभी कौन लेट ज्वाइन हुआ है, लेट कौन ज्वाइन हुए हैं, जरा मुझे प्राइवेटली चैट में आपका नाम भेजो, जिस तरह हम लेट ज्वाइन हुए हैं। और अगले बार से आपके नाम के आगे आपका रोल नंबर होना चाहिए कंपलसरी। अरे शुभांगी लेट क्यों ज्वाइन हुआ, अब इतना मिस हो गया बेटा। 15 न्यूटन, ओके 15 न्यूटन सबका आंसर है, देखते हैं 15 है या 35 है। ज्ञानेश्वरी का 35 है, श्रीराम का भी 35 है। ओ 15 और 35 में कंपटीशन चल रही है, 15 और 35 में कंपटीशन चल रही है। पवन कारले का कहना था, सृष्टि कारले कॉज आई एम नॉट इन ऑफिशियल ग्रुप। अरे सृष्टि क्यों ऑफिशियल ग्रुप में नहीं है आप? ऑफिशियल ग्रुप मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हो आप? क्यों नहीं हो? ओ मैम ने आपको ऐड नहीं किया अभी तक, आपका एडमिशन हो चुका है ना शुभांगी? B7 बैच में जो नहीं है मुझे लेक्चर के बाद कॉल करो, मेरा नंबर आपके पास है, नहीं तो लिख लो मेरा नंबर 8459016988, ये मेरा नंबर है 8459016988। अगर आप बैच में नहीं हो तो मुझे फोन करके बताओ, और ऑब्वियसली आपका एडमिशन होना कंपलसरी इसके लिए। यस, अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले, अच्छा कौन एक्सप्लेन करेगा, रेज योर हैंड, इस क्वेश्चन को कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रतीक ने हाथ ऊपर किया है, बट प्रतीक को चांस देते हैं, बट और मुझे कोई तो, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कम ऑन आंसर दे रहे, थोड़ी हवा पण होती है आपली। मैंने 11th में 12th में यही सोचता था, आंसर देने को और हवा करने की। मैं ऐसा एकदम ऐसा क्लास में थोड़ा सा मस्त मजा आता ना, या देखो मेरे को ना, मतलब शुरुआत में कोई ध्यान ही नहीं देता था मेरे पास, तो मैं इतना पढ़ाई करता था और पढ़ाई करके आंसर देने की कोशिश करता था, तो उससे ना मुझे ऐसे भारी फीलिंग होता था क्लास। चलो ठीक है, तो प्रतीक ने सबसे ऊपर हाथ किया था, पहले हाथ किया था ऊपर। प्रतीक कम ऑन, गो ऑन। हेलो सर। हाँ सर अपवर्ड फोर्स 30 न्यूटन है, तो हम पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा? तो सो 30/4 दैट इज 7.5 न्यूटन। 7.5, ओके। बाकी सब लोगों को मैं पूछना चाहूंगा, ये बराबर है या गलत है? कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी लोगों को पूछना चाहूंगा, ये बराबर है या गलत है? पवन ने कहा है बराबर है, श्रीराम ने करेक्ट कहा है, समृद्धि ने भी बराबर कहा है, ओके सबने करेक्ट कहा है। ग्रेट 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 ग्रेट। बट मैं कहना चाहूंगा ये गलत है। प्रथमेश गायकवाड़ ने कहा है गलत है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे से भी सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है, विच इज 40 न्यूटन्स mg का फोर्स। तो आप सबने ये गलती कर दी, सिर्फ कुछ लोगों ने, तुषार ने बराबर किया, सिर्फ कुछ लोगों ने इसका बराबर किया है, चेतन ने जैसे। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझो, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है, तो एक्चुअली ऊपर जा ही नहीं रहा है, ये नीचे जा रहा है। मैंने ग्राउंड यहाँ नीचे बनाया, देखो जानबूझ के मैंने ग्राउंड नीचे बनाया, क्योंकि आपको ये समझाना था कि बच्चों यहाँ पर ये बॉडी सिस्टम ऊपर नहीं, ये नीचे आ रही है।
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये सिस्टम के ऊपर लग रहा है 30, नीचे लग रहा है 40, तो एक्चुअली ये गलत है और उसका एक्सेलरेशन आएगा नीचे का 40 ऊपर का 30 अपॉन 4, दैट इज 10/4 एंड दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर कि यहाँ पर सिस्टम ऊपर की तरफ नहीं तो नीचे की तरफ जा रहा है एंड इट इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ग्रेविटी को भूल जाते हो आप लोग, ठीक है। अब दोनों ब्लॉक में से एक ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ये नीचे वाला ब्लॉक, ठीक है, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा है उसका खुद का mg, खुद का mg। जब आप कोई भी एक ब्लॉक लोगे, मेरी बात सुनो, कोई भी जब एक ब्लॉक लोगे तो सिर्फ उसका mg दिखाना है, सिस्टम का mg मत दिखाओ यहाँ पर अभी। तो उसका खुद का mg है 20 और वो नीचे एक्सेलरेट हो रहा है विद 2.5, तो ऑब्वियसली वो नीचे जा रहा है तो नीचे का फोर्स ज्यादा होगा, तो नीचे का फोर्स है 20, ऊपर का फोर्स है टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज 2.5। तो टेंशन को इधर लेंगे राइट हैंड साइड में और 20 - 5 एंड दैट इज 15 न्यूटन, और 15 सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अगर आपका आंसर 15 आया है बाय डूइंग डिफरेंट मेथड तो वो कोइंसिडेंस है, बट राइट मेथड यही है और राइट आंसर भी यही है। अगर आप दूसरा कोई करके आंसर ला रहे हो और वही आंसर आता है तो वो कोइंसिडेंस है, ठीक है। ये मत सोचो कि यार हमने वो मेथड से किया फिर भी आंसर आ गया, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। चलो किसी को बात करनी है, हाथ ऊपर करना हो करो। प्रतीक ने हाथ ऊपर किया, प्रतीक पूछना है तो हाथ ऊपर रखो, नहीं तो लोअर कर दो। यस, और किसको बात करनी है इस क्वेश्चन के बारे में, हाथ ऊपर करो, अदरवाइज हाथ लोअर। ओके, निखिल जैन ने कहा है कोइंसिडेंस, बराबर बेटा, यस। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमने क्या सीखा, नॉर्मल रिएक्शन टेंशन के बाद, कौन बताएगा मुझे, who will tell me इसके बाद हमने क्या किया। यस, देखो नोट्स में जाके देखो, समृद्धि कहना चाहती है, यस समृद्धि, बोलो बेटा। साक्षी को अनम्यूट कर रहा हूं मैं, हाँ साक्षी। सर हमने उसके बाद मास डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अरे वाह, बराबर। उसके बाद हमने, चेतन ने भी एक्चुअली बराबर बोला था, वेज का देखा, पर उसके पहले हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट देखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉड, इसके ऊपर मास एक जगह पे नहीं रखा हुआ है, मास हर एक जगह पे रखा हुआ है, मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक हर एक पॉइंट पर मास रखा हुआ है, देख सकते हो आप। तो मुझे बताओ इस टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं। यस, चेतन ने बराबर आंसर दिया है। इस टाइप के, समृद्धि को मैं अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूं बट हो ही नहीं रहा बेटा समृद्धि, क्या पता क्या प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। यस, सबने कमेंट में बराबर आंसर दिया है, लीनियर टाइप होता है। तो अच्छा, मास डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा, हाथ ऊपर करो। मास डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप और कौन एक्सप्लेन करेगा, कोई तो नया इंसान चाहिए मुझे। मास डिस्ट्रीब्यूशन के 3 टाइप्स, एक तो आप हाथ ऊपर करो या फिर मैं आपको कंपलसरी, नहीं मुझे नए नाम चाहिए। प्रथमेश थोड़ी देर रुक बेटा, और कौन है, कम ऑन। आर्या उत्तर दे इसका बेटा, अंश हाथ ऊपर करो, संस्कृति, आदिति, उर्वी, प्रियांशु, आदित्य, खुशी, कार्तिक, अद्वैत, तुषार, वैदेही, हाथ ऊपर करो बेटा, बात तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलत तो गलत, गलत तो गलत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, आदिति ने हाथ ऊपर किया, चलो आदिति को चांस देते हैं, उसके बाद वैदेही को। हाँ बेटा बोलो आदिति। लीनियर मास डेंसिटी, बराबर, पहला होता है लीनियर मास डेंसिटी, उसके बाद सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। बराबर, लीनियर मास डेंसिटी में क्या होता है, यस बेटा। वन डायमेंशन में होता है, 1 डायमेंशन में मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद सरफेस मास
सरफेस मास में क्या होता है? सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया वाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरा का पूरा मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और हम वो ये चेक करते हैं कि भैया यूनिट एरिया में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद वॉल्यूम मास होता है, वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा मुझे बताओ, आप ही बताओ अदिति, अदिति कौन बात कर रहा है अभी? अदिति। अदिति बेटा, यस अदिति, मुझे बताओ कि लीनियर मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लैम्बडा से। लैम्बडा से। उसका फॉर्मूला क्या है? m/l। मास अपॉन लेंथ। बट ये फॉर्मूला हर बार यूज कर सकते हैं क्या अपन? नहीं, नहीं, ये फॉर्मूला at कब a यूज कर certain सकते हैं? point ये कब यूज कर सकते हैं? when the mass is uniform। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो मास का, यूनिफॉर्म मतलब हर एक जगह पर जब सेम मास है, तब ये फॉर्मूला। बट अगर अलग अलग जगह पर अलग अलग मास है तो क्या करोगे? dm/dl। वेरी गुड, dm अपॉन dl, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा सरफेस में क्या करते हैं फॉर्मूला? मास अपॉन एरिया। यूनिट क्या है, सिंबल क्या है? सिग्मा। सिग्मा। इट इज मास अपॉन एरिया, और या फिर dm अपॉन da। तीसरे इसमें होता है रो, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर dm अपॉन dv। कितने अच्छे तरीके से अदिति ने बोला है। तो मैं चाहता हूँ, अदिति को म्यूट कर रहा हूं मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इस तरीके से इतनी अच्छे से पढ़ाई करो कि आपको कभी भी कुछ भी अगर पूछा जाता है तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो। इतना खुद को कैपेबल बनाओ। अगर आप बीच में 2-4 दिन भी पढ़ाई नहीं करते हो, आई टेल यू दैट कि आपका ना लिंक टूट जाएगा, और फिर थोड़ा सा ऐसे डिस्करेज हो जाओगे, या फिर एक अंदर से जो होता है ना, यार मुझे करना है, वो वाली फीलिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी अगर आप आपकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू करते हो तो। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो टाइम देखने दो, कितने बजे है मेरे लेक्चर्स लाइंड अप है, उसलिए देखना पड़ता है। चलो 3 मिनट बाकी है, तो मैं अभी 3-4 मिनट में और आखिरी फटाफट हम देख लेते कि हमने क्या क्या किया अब तक। तो उसके बाद हाथ ऊपर रखो अगर आपको इसके बाद हमने क्या क्या किया ये बोलना है तो। ये समृद्धि बोलूं, आपको अनम्यूट करूं? यस समृद्धि। सर इसके पहले हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था। बराबर, मास यस डेंसिटी। बेटा, इसके पहले हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई सिस्टम है उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा समृद्धि? उसके बाद तो फिर अभी जो हमने डिस्कस किया मास का डिस्ट्रीब्यूशन, वो पढ़ा था। और फिर उसको हमने थोड़े से सम्स वगैरह किए थे। बराबर। और फिर वो एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था कि T इज इक्वल्स टू F ब्रैकेट में 1 - x/L, वो वाला एक बराबर। ये फॉर्मूला देखो, ये डिराइव। अगर हम किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं और अगर x डिस्टेंस पर टेंशन फाइंड करना है तो इसका हमने फॉर्मूला भी देखा था, जो अभी समृद्धि ने बोला है। ये आप आपके बुक्स में चेक कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया था समृद्धि? फिर सर हमने दूसरी केस ऐसी देखी थी कि वो जो स्ट्रिंग है वो ऊपर सरफेस से एक मतलब लटकाई हुई है, और कुछ डिस्टेंस नीचे से हमें टेंशन निकालना है। बराबर। तो वो सेम कैसे सेम निकालते हमने हैं? यहाँ पे देखा था कि अगर एक स्ट्रिंग को हम लटका देते हैं तो नीचे से x डिस्टेंस पे भी हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला mx अपॉन mgx अपॉन l था, है ना? mgx हाँ, अपॉन l। mgx/L था। बराबर। आगे फिर बाद में हमने देखा, उसमें ही हमने देखा था कि अगर बॉटम में रहा तो x इज इक्वल टू 0 आएगा तो टेंशन भी 0 हो जाएगी। बराबर। अगर मिड पॉइंट में देखा तो x L/2 हो जाएगा, जिससे फॉर्मूला T का ही आ जाएगा mg/2। और अगर L ऊपर वाला निकालना होगा एकदम, तो फिर वहां पे mg आ जाएगा। बराबर। हाँ। आगे फिर बाद में हमने उस पे सम्स देखे थे। राइट। और उसके बाद हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था। नॉन इनर्शियल देखा था। इनर्शियल में हमको सूडो फोर्स नहीं लगाना है, और नॉन इनर्शियल में हमको सूडो फोर्स लगाना है। इनर्शियल हम उसको कहते हैं जो यूनिफॉर्मली जाता है, या फिर जो नॉन एक्सेलरेटेड या फिर रेस्ट पे होता है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आप सबको कि अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, बताओ। समृद्धि आप बोल सकते हो, अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? नॉन इनर्शियल। ओके, और कौन बताना चाहेगा? सबने आंसर दिया है नॉन इनर्शियल, बराबर। बट फिर भी हम अगर हम अर्थ पे खड़े रह के कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
तो उसको हम इनर्शियल क्यों कहते हैं? उसका आंसर कौन दे पाएगा? वैसे तो हम अर्थ पे खड़े रह के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यस बेटा, सर ऑन द सरफेस हमारे लिए वो इनर्शियल है, पर अगर हम वो स्पेस से देखें या तो फिर मून से ऊपर से देखें तो उस आदमी के लिए वो नॉन इनर्शियल रहेगा। अच्छा प्रतीक, तेरे लिए क्वेश्चन है, देख तू एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तू खड़ा है, ठीक है, और वहां से एक ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है और ट्रेन के अंदर मैं बैठा हूं। अब तू मुझे देख रहा है, मैं तुझे देख रहा हूं। अब आइडियल सिचुएशन देखनी है अपने को, आइडियल, प्रैक्टिकल नहीं, आइडियल मतलब जो रियलिटी है। अब मैं ट्रेन में हूं और ट्रेन एक्सेलरेटेड है और तू प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म अर्थ पे है, तो मेरे लिए, मैं तुझे देख रहा हूं, तो मेरी फ्रेम कौन सी है? नॉन इनर्शियल। अच्छा, तेरी फ्रेम कौन सी है? इनर्शियल। बराबर, ये प्रतीक का आंसर बराबर है। बट अगर तू डिटेल में जाता है, अगर तू आइडियली देखता है, तो तेरी फ्रेम भी नॉन इनर्शियल ही है, बट उसको हम अप्रोक्सीमेटली इनर्शियल ही लेते हैं, बिकॉज हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि प्लेटफॉर्म जगह पर है। बट अगर तू रियलिटी में देखा जाए तो तू अर्थ पे है और अर्थ तो गोल घूम रही है ना, और अर्थ जब गोल Yes, घूमती है तो अर्थ के पास भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो वैसा देखा जाए तो तू भी नॉन इनर्शियल है। दुनिया में कोई चीज आइडियल इनर्शियल नहीं होता। इसको कहीं तो लिख लो, आइडियल इनर्शियल डू नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। मतलब मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। पूरे यूनिवर्स में आइडियल इनर्शियल होता ही नहीं है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है, इस पूरे दुनिया में एक फोर्स है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब किसी पे भी फोर्स लगता है तो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होता है। मतलब दुनिया की हर एक चीज, दुनिया का हर एक प्लैनेट, दुनिया का हर एक सोलर सिस्टम, दुनिया की हर एक गैलेक्सी, दुनिया का हर एक पार्टिकल कहीं ना कहीं पे एक्सेलरेट हो रहा है। तो वैसा देखा जाए आइडियली, तो आइडियली इनर्शियल नहीं होता। बट क्योंकि हम अर्थ पे, और अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो इतना नेग्लिजिबल है, 0.0004 कुछ तो है, तो वो हमारे लिए नेग्लिजिबल है, इसलिए हम उसको नहीं कंसिडर करते। तो अब उसको हम इनर्शियल कंसिडर करते हैं। बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसको नॉन इनर्शियल ही लिखना है आइडियली। प्रैक्टिकली बोलते हैं या फिर अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं तो आपको बोलना है इट इज इनर्शियल। ठीक है, सो एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा आज। मैं इसको अभी कंटिन्यू कर सकता था, बट अभी क्योंकि बहुत लोगों के बाकी की भी लेक्चर, तो मैं इसको रोक देता हूँ और मैं सबको अनम्यूट होने का चांस देता हूँ। तो अगर आपको कुछ बोलना है तो अभी 2 मिनट में बोलो, या फिर मैं फिर मीटिंग क्लोज कर देता हूँ। यस, एवरीबडी इज अलाउड टू अनम्यूट एंड स्पीक, बट एक एक करके। अच्छा ठीक है, अगले टेस्ट का टॉपिक मैं आपको बोलता हूँ। अगला टेस्ट ना अभी अगले संडे को होगा, इस संडे को। इस वीक का आपके लिए छूट, आपको नो टेस्ट फॉर दिस वीक। वैसे भी आप टेस्ट दे के वैसे बहुत बोर नहीं होने चाहिए, इसलिए इस वीक में नो टेस्ट। अगले वीक में, अच्छा कल से मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कल से मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड पार्ट 2 इज फ्रिक्शन, विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। फ्रिक्शन, तो डोंट मिस। आपको एक होमवर्क है, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उसको खोलो और फ्रिक्शन पढ़ लो। आज पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ लो, देखो कल का टॉपिक आपको कितना अच्छा लगता है। तो आपका आज का होमवर्क फ्रिक्शन आपको करना है। यस, एंड वन मोर थिंग, आपको ये जूम मीटिंग का लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा? आप बोल सकते हो मुझे। अच्छा लगा सर। ग्रेट ग्रेट। तो हफ्ते में ऐसे कुछ लेक्चर्स हम जूम पे भी लेंगे, कुछ यूट्यूब पर लेंगे। जब मुझे लगता है कि आपका बात करना जरूरी है तब मैं जूम पे लूंगा। जब मुझे लगता है नहीं मतलब मुझे सिखाना है, जिसमें कंपटीशन, जैसे यूट्यूब में बहुत मस्त है वो आंसर देना, वो एक माहौल बन जाता है। तो मैं दोनों प्लेटफॉर्म पे इसके बाद यूज करने वाला हूँ B7 बैच के लिए। बट अगले हाँ बोलो बेटा। सर मला एक डाउट होता सर। एक मिनट एका वैसे शुभंगी बोल बेटा। हाँ सर, वो मैम को बोलो ना आप मुझे 11 B7 के बैच में ऐड करने को। पिछले बार भी बहुत बार ऐसे हुआ। आप उनको तुरंत फोन करो और उनको बोल दो, वो कर देंगे मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। यस ओके सर। सर मला एक डाउट होता सर। अरे पण तुझा आवाज ना असा हळूहळू येतोय सर। जर आपण
ऐका वेळ झालेला आहे. तुम्ही मला डायरेक्ट कॉल करा, आपण तुमचे सगळे डाऊट जे उरलेले ते पर्सनली सॉल्व्ह करू. आता उद्या भेटूया 3:05 मिनिटाला. सर इफ यू कन्सिडर कॉल मी पर्सनली. तुझा आवाज क्लिअर येत नाहीये बाळा. चलो बाय, मैं रख रहा हूँ. कल मिलते हैं सेम 3:05 को. जिसको भी ओके सर, कॉल करो. ओके सर. यस बेटा.